ओम शांति। प्रश्नकाल प्रश्न संख्या 1 श्री राहुल कसवा। मैं इधर देखता हूं भी आपको। प्रश्न संख्या माननीय मंत्री जी। उत्तर सभा पटल से। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, देश के अंदर 15 दिसंबर 1963 को पहला केंद्रीय विद्यालय स्कूल खोला गया देश के अंदर। उसके बाद आज तक देश के अंदर करीब 1253 स्कूल खोले गए हैं। बीते हुए 5 सालों की अगर मंत्री महोदय के जवाब के अनुसार बात करूं तो 48 स्कूल नए खुले, जिसमें से राजस्थान प्रदेश को मात्र 2 स्कूल मिले हैं। जिस स्पीड से स्कूल पिछले 56 साल में खुले, करीब 22 स्कूल प्रति साल खुलते गए और बीते हुए 5 साल में मात्र 2 स्कूल ही प्रति साल खुले। एक तो ये स्पीड बहुत ही कम हुई और जो गाइडलाइंस बनाई गई थी वो गाइडलाइंस 1963 के हिसाब से बनाई गई। आज का बदलता हुआ वक्त है और आप की सरकार अमृत सिटीज़ नाम की बड़े बड़े शहरों को विकसित कर रही है, जिनकी 1 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है। सर, मैं आपके मार्फत से मंत्री महोदय जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अपनी नीति में परिवर्तन लाएगी और लाके ऐसे स्कूल्स जो 1 लाख से ऊपर की आबादी के स्कूल्स हैं, जो सिटीज़ हैं, जैसे मेरा यही लोकसभा क्षेत्र का सुजानगढ़ शहर है जिसकी 1 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है, क्या आप अपने नीति में परिवर्तन लाने के बाद में क्या इन ऐसे शहरों में स्कूल खोलने का कोई प्रावधान रखते हो? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सवाल पूछा है और मैं समझ सकता हूँ लाजमी है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो साख है उसे देखते हुए सभी सांसद चाहते हैं कि उनके क्षेत्रों में इसका विस्तार हो। पूरे देश में 1253 केंद्रीय विद्यालय खुले हैं और 6 साल के दशक में चाहे एकेडमिक परफॉर्मेंस हो, किसी भी मानक को आप देखेंगे तो दूसरी संस्थाओं को सरपास कर रहा है। राजस्थान के संबंध में माननीय सदस्य ने सवाल पूछा है और सुजानगढ़ के संबंध में मुख्य सवाल में उन्होंने पूछा। सुजानगढ़ को लेकर अभी हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं पेश हुआ है और उसकी एक पुरानी प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया को, जिस नियम को हमें फॉलो करना पड़ता है। माननीय सदस्य। मंत्री महोदय, मैंने यही बात पूछी है कि क्या हम पॉलिसी को चेंज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज की तारीख में दूर दराज के अंदर जहाँ स्कूल है, आज मेरा केंद्रीय विद्यालय जहाँ चूरू में है उससे 150 किलोमीटर की दूरी पड़ती है सुजानगढ़ की, और हम चाहते हैं कि हर एक पॉइंट पे एटलीस्ट हम अमृत सिटीज़ को तो टारगेट करें जहाँ 1 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है, और सुजानगढ़ को भी आप इसमें प्रायोरिटी लेंगे। इसी तरह आपने जो भी अपने आंसर में बात बताई कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग जो है उनके 12 स्कूल खोले गए पूरे देश भर के अंदर, जिसमें राजस्थान को एक भी स्कूल नहीं मिला। ये जरूर एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, पर इस कॉन्सेप्ट के साथ में राजस्थान को इससे वंचित किया गया है। आप इसकी शुरुआत सुजानगढ़ से करना चाहेंगे? मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा। अध्यक्ष जी, जैसा मैंने अभी कहा, एक प्रक्रिया है और उस नीति के तहत केंद्रीय विद्यालय का निर्णय लिया जाता है। उसके कुछ मानक भी हैं। पहले तो हमें प्रस्ताव प्राप्त होना चाहिए, राज्य सरकार द्वारा होना चाहिए, गवर्नमेंट के मंत्रालय विभाग इसकी स्थापना कर सकते हैं। साथ साथ प्रोजेक्ट मोड में भी केंद्रीय विद्यालयों का निर्माण होता है। जो 12 केंद्रीय विद्यालय का जिक्र माननीय सदस्य कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट मोड में भी हुए हैं। राजस्थान हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है और आगे भी केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से वहाँ जो हमारी संस्थाएं हैं उनकी देखरेख को लेकर, उनके व्यवस्थाओं को लेकर हम निरंतर काम करते हैं। हमारी नीति में जो मुख्य प्रावधान है कि किस हिसाब से केंद्रीय विद्यालय स्थापित होगा, पहले तो प्रस्ताव आना चाहिए, ज़मीन आवंटित होनी चाहिए और टेम्परेरी अकोमोडेशन की सुविधा भी होनी चाहिए। उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और केंद्रीय कर्मचारी भी होना चाहिए। जी, मैं माननीय सदस्यगणों से आग्रह करना चाहता हूं, ये प्रश्नकाल का पहला दिन है। माननीय सदस्यगण भी प्रश्न संक्षिप्त में पूछे, माननीय मंत्री जी भी संक्षिप्त में जवाब दें, तो हम ज़्यादा क्वेश्चन ले सकते हैं। ये मेरा आग्रह है। श्री गोविंद कारजोल। सभी मान्य सदस्यों को जो प्रथम बार आए उनको पर्याप्त मौका देंगे। मैंने कनी मोदी जी को बता दिया, वरिष्ठ सदस्य को भी आग्रह किया है कि पहले प्रथम बार चुनकर आए उनको प्रश्नकाल में प्राथमिकता देने का मेरा आग्रह है, जिसको सदन मानेगा। आपको बोलने गोविंद अभी गोविंद
Honorable Speaker, sir, my question number 1 to Education Minister. No, he is already answered. आपका क्वेश्चन है तो पूछना। आप प्रश्न पूछें। Sir, Honorable Speaker, sir, my parliamentary constituency Chitradurga is the most backward in the country, and more than 52% of population belongs to SC, ST and Kadugolla community. They are very poor families and their children are not getting quality education. So I request the government to kindly instruct the competent authority to accord approval immediately. सभापति जी, सवाल मुझे नहीं दिखा, एक मांग उठाई गई है और मैं माननीय सदस्य को सूचित भी करना चाहूँगा कि उनका जो प्रस्ताव है अभी उस पर विचार हो रहा है, कई स्तर पे उसको एग्जामिन किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी, मांग ही उठती है प्रश्नकाल में। मांग नहीं उठेगी तो क्या उठेगा प्रश्नकाल जी। शफी परमबीर। Honorable Speaker, sir. Sir, we would like to know what is the expected timeline of the construction of the building of Talasheri KV, as the state government has already allotted 8 acres of land for the same. And sir, we deserve one more KV in my constituency. It's hugely populated, it's a large constituency. In Vadagara region, we request your involvement to allot one more KV for my parliamentary constituency, sir. माननीय मंत्री जी, आप बता दें कि ये प्रश्नकाल है जो उसमें आपको मंत्री जी जो चर्चा कर लेंगे, आप बुला के वो चेंबर में चर्चा करें। सभापति जी बिल्कुल इन्होंने स्पेसिफिक सवाल पूछा है, उस बिंदु पर मैं इनको व्यक्तिगत तौर से पूरी जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। ओके। टी तबिल सेल्वम, धीरे धीरे नाम आ जाएगा, कुछ कठिनाई होती है स्वाभाविक रूप से। கடந்த ஆட்சியில் எங்கள் தேனி हाँ, नाम अगर शुद्ध नहीं हो तो बोल दिया करें, ठीक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। கடந்த ஆட்சியில் தேனி பாராளுமன்றத்தில் கேந்திர வித்யா பள்ளி துவங்குவதாக ஒரு செய்தி இருந்தது. இன்னும் அதற்குண்டான அறிகுறி வரவில்லை. அந்த பள்ளியை தேனியில் கேந்திர வித்யாலயா பள்ளியை துவங்குவதற்கு அரசு முன்வரும் என கேட்டமைகிறேன். सभापति जी, जैसा उन्होंने खुद कहा है कि अभी उसकी कोई घोषणा नहीं की गई है, जब तक सैंक्शन नहीं होता उसकी घोषणा नहीं की जा सकती। प्रश्नकाल में माननीय सदस्यों, प्रश्न नंबर 2 श्री ओके श्री बी मणिकम टैगोर। Question number two, sir. Question number 2, sir. ठीक है, माननीय मंत्री जी। Sir, is read on the table of the House. माननीय सदस्य। Sir, can the minister provide specific details on the measures being implemented to ensure the integrity of the examination process and to prevent future incidents of paper leaks, including any technological advancements or additional security protocols? Given the recurrence of such issues, it is 70 times in 7 years. How does the minister plan to restore trust in the system? Same, sir. Speaker, sir, honorable member has raised a question regarding question paper leak in last 7 years, 70 times. Sir, with full responsibility, I would like to submit in front of House through you, sir. There is no evidence of paper leak in last 7 years in any numbers. So there are incidents. Already this case, right now, Speaker, sir, this case is going in front of Honorable Supreme Court. All the things has come out. Every question has put in front of Supreme Court. Honorable CJI is personally presiding over that bench, and with full responsibility, I can say, in last, after NTA, more than 240 examination has been conducted, more than 5 crore students has been applied, and more than 4.5 crore students successfully participated in the examination. These are the all fact and records. Supplementary. Sir,
Sir, in light of the severe breach in the examination process and the significant impact of over 24 lakh students, does the minister accept the responsibility for these failures? Given the gravity of the situation, the uphold accountability and integrity of the office, will the minister consider resigning? Speaker sir, I am here on the mercy of my leader, Prime Minister sir. So, whenever accountability comes, my government is collectively answerable to that. Sir, regarding anomalies and some information of malpractices, yes, Speaker sir, in the out of 4,700 centers, only due to proactive approach of Bihar police, only in one place in Patna and surroundings points, there is an incident of anomaly. Central Bureau of Investigation is getting into the details. Some action has been taken. Nothing is, when hiding nothing, everything is on record. Only singularly one incident is there. That is in around of Patna, and Bihar police and CBI are proactively taking action on that. Dr. V. Kalanidhi. Sir, it is unfortunate that the Honorable Prime Minister is not here for this discussion where this is of a national importance, sir. The Honorable Prime Minister was here. He could have waited for 5 minutes. Sir, I will tell you, sir, this need is a problem which is being faced in all states, sir, especially in Tamil Nadu. We have been, from its inception, we have been objecting to NEET, and we have said that the decision to implement NEET should be given to the states, sir. The states should be allowed to decide whether NEET should be practiced in the individual states or not. Sir, we have asked a question if there is a proposal to scrap NEET, and that question is loaded with the deaths of so many students, sir. Starting from Anita, so many students have died because of this NEET exam, and they come out with a single line, sir. At present, there is no proposal to scrap the NEET UG examination. We probably should write it on their deathbed, sir. We should write it on the students' deathbed that the government is saying that we have no proposal to scrap this things. Sir, I request that this government should scrap NEET. And you are talking so much about the constitution, sir. Sir, during the emergency, you are talking about Samvidhan and all those things. Sir, 1 minute, sir. I will finish. Speaker, sir, with your permission, I would like to. Okay. Sir, I would like to submit in front of you, in front of this House through you, sir. Sir, let me inform this August House the background of the NEET. When this has been the singular all India examination pattern, when this has been decided. I am putting the facts in front of you. Sir, in 2010, for the first time, this decision has been taken by the then government. Sir, everybody knows in 2010 who was in the government, who has supported this government. First time in the 2010 this decision has been taken. Subsequently twice this issue has been raised in front of Honorable Supreme Court. Both the time Honorable Supreme Court has recommended for a single examination in all India level. At first, this examination was conducted by CBSE. Subsequently, the new agency, National Testing Authority, has been assigned to conduct this examination. This is a continuous process. From the 2010 onward, this debate is on. Those who have decided to conduct that examination in those days, today, due to political reason, they are putting fingers. Today, there is categorical answer from government. Due to Supreme Court's guidance and the instruction, single examination, all India pattern examination is very successfully on. And regarding Tamil Nadu, sir, Sir, question number 16. Sir. No, how can same question.
सर एन.के. प्रेमचंद जी क्या आप प्रश्न नहीं करना? एन.के. प्रेमचंदन जी सर प्लीज. Sir, the basic issue before us is the credibility of the competitive examinations has already been lost. So 24 lakhs of students have appeared for the NEET UG examination this time. The corruption has started, begins from the date of registration. Now this time the registration date has been extended, and for correcting the Aadhaar updation, that has also been extended. And the leakage of paper has also happened in Patna. And after all these things, now the future of the students is in big danger, and they are very much apprehensive. They are all approaching us as the people's representative. So the point is, the CBI investigation is going on. So far, only one case is registered and one FIR is registered. CBI investigation is going on, and a committee has also been constituted to look into it. So our case is whether, since it is a matter which is concerning the people at large, I think that this is the right forum by which this matter has to be discussed. So my question is, one question is regarding the centers of excellence like AIMS, JIGMA, AFC, whether a separate competitive test will be conducted, and in order to examine in detail whether a joint parliamentary committee be constituted so as to investigate into this matter. That is a specific question I am asking. Sir. Honorable Speaker, sir, as I said in my previous reply, there is a background why this pattern of NEET examination is conducted. With utmost respect to this House, I am again politely saying, due to different views, Honorable Supreme Court has categorically twice said this centralized examination pattern has to be there. Regarding some anomalies, very government has nothing to hide. We have put all the facts in front of Supreme Court. Very right now, Supreme Court is hearing that case. It will be proper to just wait and watch what Supreme Court is giving instruction, and this House is open to any kind of discussion. अखिलेश यादव जी, 1 मिनट में सबका जवाब दूंगा आज. चलो बैठो. अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं. देश के बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर आपने मुझे पूछने का समय दिया है. अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए न बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी. अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि पूछें. अध्यक्ष महोदय, मुझे बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि कब, कैसे, किस संस्था को बनाया गया है. पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे. लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीज़ें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं. मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहां हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहां 2,000-2,500 बच्चे पास हो गए हैं. सरकारी सीटें 30,000 हैं. कई सेंटर में 2000 से ज़्यादा पास हो गए. कई प्रदेश के ऐसी जगह है जहां पर कुछ सेंटर से 600 से 650 से ज़्यादा सबसे ज़्यादा नंबर हैं. और अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी, तो अध्यक्ष महोदय जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई, उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को. अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अखिलेश जी की प्रश्न का मैं विनम्रता से उत्तर देना चाहूँगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है केस, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया पूरा विद्यार्थियों की सूची को वेबसाइट में उपलब्ध करा दो. सर, पिछले 3 दिन से देश भर की सारे विद्यार्थियों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है. ये सारा चीज़ खुले पे है और कई प्रकार की तर्क आ चुका है. सर, मैं एक अभी उसमें केरल के विद्यार्थी भी अच्छे किए हैं. क्या हम ये कहेंगे भी वहाँ भी कुछ गड़बड़ी हुई थी? ऐसे आरोप करना, मैं देश की ग्रामीण इलाका, देश की एसटी एससी इस बार सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले देश की एसटी एससी ग्रामीण बैकग्राउंड आर्थिक पिछड़े लोगों की है. क्या हम उनकी मेधा को हम चुनौती देते हैं? और बाकी रहा क्वेश्चन पेपर लीक की, सर मैं शुरू से मेरा एक स्टैंड रहा, राजनीति नहीं करना,
लेकिन अखिलेश जी जब वहाँ दायित्व में थे उस सूबे की, सर सारे सूची है कितने बार उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। माननीय एक मिनट प्लीज, एक मिनट। राहुल गांधी जी, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं? Speaker sir, it's obvious to the whole country. It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself, right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. आप प्रश्न क्या है आपका? आ रहा हूँ सर। सर ये मैं क्वेश्चन को सेटअप कर रहा हूँ। इसलिए प्रश्न पूछते हैं। ये the issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? Yes. That's the first question. ओके, क्वेश्चन में चल रहा है अभी। प्लीज। अब मैं मंत्री जी, मैं एक बार बोल दूं इस बात पे? चलो मंत्री जी, आप शॉर्ट में जवाब दो, फिर मैं बोल ही देता हूं। आज आप शॉर्ट में जवाब देना। अध्यक्ष महोदय, मेरे जो शिक्षा है, मेरे जो संस्कार है, मेरे जो सामाजिक जीवन है, मेरे को मेरे राज्य की, मेरे सूबे की जनता की स्वीकृति मिली है। मैं किसी की, मेरे बौद्धिक और मेरे संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए। देश की प्रजातंत्र में चुन के मेरे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री की भूमिका दिया है। मैं उनकी निर्णय से यहाँ उत्तर दे रहा हूँ सदन को। बाकी ये कहना चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से उसको निंदा करता हूं। बाकी रहा, मैं सर आपके सामने, आपके माध्यम से देश के सामने सर एक तथ्य रखता हूं सर। जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए। उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे। उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसकी उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की? उन्होंने उस बिल को उल्टा किया, किसके दबाव में उल्टा किया? क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में, उनकी घूसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को उल्टा किया था? सच सुनने की सामने नहीं है ये। मैं किसी की विद्वता पे प्रश्न नहीं उठाता हूं, लेकिन सच 2010 में शिक्षा सुधार की बिल उन्हीं की सरकार ने लाया था, दबाव में उन्होंने उल्टा किया। ये हमको प्रश्न पूछते हैं। एक मिनट प्लीज। मैं सबको मौका दिया, सबको मौका दूंगा। एक मिनट माननीय सदस्य, प्लीज 1 मिनट बैठिए। प्लीज बैठिए। आप पहली बार, हाँ 1 मिनट। कल्याण जी प्लीज।
कल्याण जी, कल्याण जी, कल्याण जी, प्लीज, कल्याण प्लीज, प्लीज, एक मिनट प्लीज, एक मिनट, एक मिनट, सबको मौका दूंगा, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, विषय महत्वपूर्ण था, मैंने सबको अलाउ किया, लेकिन एक बार इस सदन के अंदर ये सार्थक चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न ये था कि परीक्षाओं के विषय के अंदर, और आप सबको पता है देश में अलग अलग राज्यों के अंदर भी अलग अलग दलों की सरकार रही, और उन अलग दलों की सरकार में आपकी भी सरकार रही, अन्य दलों की सरकार रही, वहाँ भी कई बार प्रश्न लीक हुए, प्रश्न पत्र लीक हुए और परीक्षाओं पर प्रश्न उठे। मेरे सवाल, एक मिनट, मैं बता रहा हूँ जिसको, आप पूरी बात सुनिए मेरी। मेरा कहना ये है कि हम और उन एक मिनट प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, एक मिनट नीट नहीं, सारी हमारा सवाल ये है कि हम यहाँ इसलिए चिंता के लिए बैठे हैं कि भविष्य में हमारे विद्यार्थियों के भविष्य पर कोई विषय न उठे, इसलिए किस तरीके का मैकेनिज्म डेवलप करें, परीक्षाओं का क्या बेहतर सिस्टम डेवलप करें, इसमें सबके सुझाव आए ताकि भविष्य के अंदर, और उसके लिए जो उत्तम सुझाव हो सकते हैं सरकार भी उस उत्तम सुझावों को मानेगी। एक मिनट, लेकिन हम अगर सारे परीक्षाओं पर सवाल उठाएंगे तो कई राज्यों में कई दलों की सरकार है जो परीक्षाएं आयोजित करती रहती है। हम सारी परीक्षाओं पर सवाल उठाएंगे तो जो बच्चे उत्तीर्ण होते हैं उनके भविष्य पर और भारत की परीक्षाओं पर, भारत की शिक्षण व्यवस्थाओं पर, पूरे विश्व में एक बहुत गंभीर असर पड़ेगा, जो सदन की चिंता का विषय है। और इसके लिए सभी राज्यों ने अपने अपने यहाँ कानून बनाए, संसद ने भी कानून बनाए। कानून बनाने के अलावा इस विषय के अंदर एजेंसी जांच कर रही है, कोर्ट निगरानी कर रही है। हमारा सवाल ये होना चाहिए कि हम कैसे सकारात्मक रूप से सुझाव देकर इस सिस्टम को और बेहतर कर सकते हैं, ये होना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप से सदन नहीं है, आप बेहतर सिस्टम डेवलप करो। और कभी भी सारे एग्जामिनरों पर सवाल उठाना सदन के लिए उचित नहीं है। ये सदन इसके लिए है भी नहीं प्लेटफॉर्म। नो, क्वेश्चन नंबर 3, श्री डी प्रसाद राव। प्रश्नकाल में सबको सवाल उठाने दिया और एक बार सवाल उठाने के बाद दोबारा नहीं उठाने दिया जाता। संसद नियम प्रक्रियाओं से चलती है और नियम प्रक्रियाओं से मैंने चलाया। श्री डी प्रसाद राव, प्रश्न नंबर 3। 9, मैंने सदन की चिंता सरकार को बता दी है और आप सबको बता दी है। Honorable Speaker, thank you so much for allowing me to speak this important question. I am Prasad Rao from Chittoor constituency, Andhra Pradesh. Our beloved Honorable CM Chandrababu Naidu Garu has requested substantial financial support from the center to help reconstruct and rebuild the Andhra Pradesh. एक मिनट प्लीज, आप प्रश्न संख्या 3 है, पहले बोलो प्रश्न संख्या 3। क्वेश्चन नंबर 3। माननीय मंत्री जी, कोई दिक्कत नहीं, सब सीधे पहली बार आए। अब माननीय प्रश्न पूछे, प्लीज सदस्य। Thank you very much for allowing me to speak this very important question, Honorable Speaker. This is Prasad Rao from Chittoor constituency, Andhra Pradesh. Our beloved Honorable CM Chandrababu Naidu Garu has requested substantial financial support from the center to help reconstruct and rebuild the Andhra Pradesh, which is facing acute financial challenges, stalled infrastructure projects. In this context, Honorable Speaker, I would like to know from the Honorable Minister about the centrally sponsored schemes and the projects that have been stopped or discontinued in the state of Andhra Pradesh, along with the reasons for the same. The current state of the stalled or delayed schemes in the state and the reasons behind the halting and slowdown of these projects.
on the reply given to the question, the unutilized certificate was not furnished. It was a general reply. I request Honorable Speaker to furnish the utilization certificate for the funds allotted to the Andhra Pradesh for the last 5 years. Thank you very much. माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो ये बताया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, मैं उनको बताना चाहता हूं कि इस आशय का पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार को प्रस्तुत किया है और भारत सरकार की इस प्रकार के सभी अनुरोधों का परीक्षण कराने के बाद ही नियमानुसार कार्रवाई करती है तथा आंध्र प्रदेश के भी अनुरोध का भी इसी प्रकार से समुचित परीक्षण करके निर्णय परीक्षण किया जाएगा। जहाँ तक केंद्र प्रायोजित योजनाओं का सवाल है के संबंध में माननीय सदस्य ने प्रश्न में बताया कि मैं उनको बताना चाहता हूं कि केंद्र में प्रायोजित योजनाएं सभी राज्यों के लिए होती हैं और केंद्र सरकार की तरफ से किसी योजना को राज्य विशेष के लिए बंद नहीं किया जाता है। केंद्र सरकार का केवल आग्रह मात्र यही होता है कि संबंधित योजनाओं को दिशा निर्देश के अनुपालन के तहत कार्य किया जाए। सप्लीमेंट्री, माननीय ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। एक माननीय सदस्य दो पूछ सकता है, मूल प्रश्न और सप्लीमेंट्री। कोई बात नहीं पूछना है तो कोई अनिवार्य नहीं है, कोई बात नहीं। So, respected sir, despite the release of 62,500 crores by the central government, there have been cases of corruption and diversion of practices of these funds by the previous state government and Andhra Pradesh. As a result, the centrally sponsored schemes implemented over the past 5 years have not been reached the people of the state. This is highlighted in the white papers released by our Honorable Chief Minister Sri Chandrababu Naidu Garu, especially in the ones related to Polavaram irrigation project and the development of our capital, Amaravati. In the light of this, I would like to ask the Honorable Minister, have there been any reported issues of fund diversion or misallocation of related to these funds in the state of Andhra Pradesh in the past 5 years? The second one is, if such issues have been reported, the detailed information on these instances and the measures taken to address them may be furnished. Thank you. माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले भी बताया कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का कहीं ना कहीं केवल भारत सरकार का होता है कि जो दिशा निर्देश उसके अनुसार पालन किया जाए। जहाँ तक पोलवरम और उसके विषय में, राजधानी के विषय में बात किया है माननीय सदस्य जी ने कि आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2014 के माध्यम से जो आंध्र प्रदेश की आर्थिक सहायता के लिए मात्र बना था, उसके लिए भारत सरकार ने अब तक जो रिसोर्स गैप के मध्य में 1678.76 करोड़ रुपए, जो रायसीना जो उनका पिछड़ा जिला है 7, उसमें 1750 करोड़ रुपए, और राजधानी अमरावती की जो बात कर रहे हैं उसमें 2500 करोड़ रुपए, और पोलवरम नेशनल इरिगेशन के लिए भी 15,147 करोड़ रुपया और विशेष सहायता उपाय के लिए 15.81 करोड़ रुपया दिया गया है। लगभग 35,492 करोड़ रुपया अब तक भारत सरकार आंध्र प्रदेश सरकार को दी। श्री के.सी. नेनन शिवनाथ। Speaker sir, despite of 62,400 crores given by the central government, these funds have been diverted and case of corruption has been noticed, and it was clearly mentioned by our Chief Minister Chandrababu Naidu, the paper released on Polavaram irrigation and as well as capital of Amaravati. In light of this, I would like to ask Honorable Minister Ji, issue have been reported and detailed information of these instances and measures taken to address them. Thank you. माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले भी इसको बताया कि भारत सरकार दी है, ऐसी कोई सूचना हो तो प्राप्त होगी तो जरूर जाती है। श्री टी.आर. बालू जी, मिस्टर टी.आर. बालू जी। So, Honorable Speaker, sir, it's very strange in Chennai and suburban Chennai. There is a very big project is going on from 2019 onwards. The PAB has approved the project in 2019. For the past 5 years, central government has not even invested a single penny in the CSS scheme. For the past 5 years, work is going on.
Honorable Chief Minister of Tamil Nadu is working hard. He is getting the market funding with higher interest rate, and he is investing, and day to day it is leaps and bounds, it is progressing, and it is almost about 60% of the project has been completed. But so far, central government has not come forward to invest even a single paisa, sir. Are we in federal setup or not? That is what I want to know. माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, क्योंकि ये प्रश्न से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये केंद्र प्रायोजित योजना आंध्र प्रदेश से संबंधित प्रश्न था। बाकी उनको जानकारी चाहिए तो भेजेंगे तो उनको उपलब्ध करा जाएगा। ओके, सीएम रमेश। Whether there is any monitoring mechanism in the Ministry of to oversee that funds disbursed to the state government for centrally sponsored schemes have been utilized for the intended purpose, and whether officials to the ministry had undertaken any field visits in this connection. If his field visit is there, have you found any fault? What is the action is going to be taken? सब अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक व्यवस्था का सवाल है, अभी जल्दी PFMS की पूरी प्रक्रिया क्रियाशील होने के बाद राज्य सरकारों को दी जाने वाली धनराशि का अंतिम उपयोग इसमें प्रदर्शित होता है, और इस रूप में PFMS द्वारा पारदर्शी तरीके से धनराशि का व्यय सुनिश्चित हो रहा है, और राज्य सरकार द्वारा अपनी हिस्सेदारी जारी करने, उपयोग प्रमाण पत्र देने के बाद ही योजना पर धनराशि जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, श्रीमती कीर्ति देवी देव वर्मन। Honorable Speaker, I have माननीय सदस्य, three questions. एक मिनट, हाँ, प्रश्न संख्या बोल दें सबसे पहले। Question number 4A, the steps taken. No, कोई बात नहीं, आप हंसे, सभी सदस्य ने प्रश्न है। माननीय सदस्यगण, एक मिनट, मैं सभी माननीय सदस्य, उसमें नए माननीय सदस्य भी हैं, ऐसे तो पुराने माननीय सदस्य भी चूक कर जाते हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि प्रश्नकाल में सबसे पहले हमें प्रश्न संख्या बोली जाती है, प्रश्न संख्या 4-3 संख्या बोली जाती है, फिर माननीय मंत्री जी सदन के पटल पर बात रखते हैं, उसके बाद प्रश्न पूछा जाता है, और एक माननीय सदस्य एक मूल प्रश्न, एक सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछ सकता है। माननीय Honorable member. क्वेश्चन नंबर बोले? Question number 4. यस, ओके। माननीय मंत्री महोदय। Sir, a statement is laid on the table of the House. Honorable member. Question number A, the steps taken by the government for reducing the number of pending litigation under the Companies Act law. Honorable. Respected Speaker, sir. दादा, आप इतने सीनियर हो, आप रोज इस सदन की कार्रवाई को बाधित करते हो ना? Ministry of Corporate Affairs has taken several steps to review pending prosecutions in various courts. In 2017 and later in 2022, a committee of senior officers of MCA was set up to give recommendations regarding withdrawal of prosecutions. The objective is to free judicial courts from dealing with offences that are of procedural and technical nature. So the question is, the answer of the question is this. आप माननीय मंत्री जी कभी कोई सदस्य का जवाब नहीं देते, आप तो The answer is already put on the table, sir. Honorable member, supplementary. Supplementary B, the data regarding the number of cases withdrawn or reduced as part of the efforts of the government to reduce the litigation burden. I would like to ask this question. माननीय मंत्री जी। In 2017, 14,247 prosecutions were withdrawn. As a special drive in one, already
written statement has been given, and there is a decision taken by the ministry to withdrawal of 7,338 compoundable offices which have been identified, and among them 6294 applications for withdrawal have been filed before the various courts. श्री जगदम्बा पाल जी। अध्यक्ष जी, मैं बहुत आपका आभारी हूँ कि माननीय मंत्री जी ने इस प्रश्न का जवाब बहुत विस्तार से दिया। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि हम कंपनी एक्ट के अंदर जो लिटिगेशंस बरसों से पड़े हुए हैं उनकी पेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए 2017 में एक कमेटी बनाई और 2022 में एक कमेटी बनाई। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि 2017 की जो कमेटी बनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की और 2022 की बनी, उसकी रिकमेंडेशंस क्या थी और कौन कौन सी रिकमेंडेशंस उन्होंने लागू किया। इस पर सरकार स्वयं चिंतित है, प्रधानमंत्री जी भी, कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम करें और जिससे हमारा FDI भी बढ़ा है। मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ, केवल सवाल आपके माध्यम से चाहता हूँ कि सेबी ने भी जो इस संबंध में कदम उठाए हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, और जिसके लिए strengthen and corporate governance framework for the listed entities in last 1 year through measures like introduction of business responsibility and sustainability report core, rationalizing disclosure of material events or information by listed entities, empowering shareholders as listed entity। तो ये जो सेबी के द्वारा कदम उठाए गए हैं, काफ़ी कदम उठाए गए हैं सरकार ने, तो इस संबंध में भी इसका क्या प्रभाव पड़ा है केसेज के रिडक्शन में या केसेज के पेंडेंसी में। ऑनरेबल मिनिस्टर। Sir, please allow me. MOS Harsh ji is trying to come up with answers. He's given a comprehensive written answer. Maybe he'll take a while to be able to articulate it orally. But I just want to add some things which are very important from the point of view of the First Lady member who's asked this question, and also Shri Jagadambika Pal. Sir, Ministry of Corporate Affairs has taken a lot of steps towards reducing pending cases, and as was mentioned earlier, there was a special drive phase 1 and a special drive phase 2. Special drive phase 1 was in 17, special drive phase 2 has been implemented in 23. Till July of 24, that is this month, 15th, 6,294 applications for withdrawal have been filed before the various courts. Now, specifically on ease of doing business, a lot of steps have been taken, nearly 11 steps which have been given in the written reply. So, nearly 11 steps have been taken which were mentioned worthy, which are being specifically said in the reply. But most importantly, decriminalization of 63 major offences. एक मिनट माननीय सदस्य, बैठे बैठे प्रश्नकाल में नहीं बोला जाता है, टिप्पणी नहीं की जाती, ठीक है ना माननीय मंत्री जी। So 63 offences have been decriminalized, and as a result of which companies today are able to carry on their functions without the worry of compliance. There was a central processing center which has been set up so that specified non-STP e-reforms can also be, e-forms related questions can also be taken up. So the most important part of this is zero fee for incorporation has been brought in for companies with authorized capital of up to 15 lakhs, meaning small companies which have small capitals with which they start their business, there is no fee charged. These are as a matter of ease of doing business, other than simultaneously acting on reducing the pendency in the courts. Therefore, this question which relates to ease of doing business and also reduction of pendency has both sides on which the minister is trying to answer.
Sir, the most important question which Sri Jagdambika Pal raised about the SEBI, sir, I want to underline the fact that the reforms which have been brought by the SEBI, particularly in timelines which have been given for settlement of claims, is a remarkable step taken forward, and our markets have also been, and companies have also benefited from it. In fact, we are far ahead of the very many other countries where similar companies law operate. They are still not able to settle claims within even T+6, T+5 or T+4. We have even come to T+1, which is effectively being run today. So SEBI-related reforms also are coming up with ease of doing business and treating both the all stakeholders with great comfort. So this question is a very large, this question pertains to a large area of reforms in companies matters, both related to pendency reduction and ease of doing business. So the question that, that was getting answered by our new MOS was actually a larger context on which the written answer is far more comprehensive than what the minister has tried to start answering with. But new ministers will take a bit of while, but for us to listen to them, all of us, I would request all of us to kindly accommodate their attempt to answer. Shri Shashi Tharoor ji. Mr. Speaker, the Honourable Minister has given us a kind of laundry list of initiatives, but she's overlooked a very crucial issue, sir, which is that 67% of the pending litigation cases relating to insolvency have exceeded the 270-day time frame, precisely because there has been no attention paid to the staffing levels of the NCLAT, sir. For example, all the southern states, all 5 southern states and 2 UTs, we have 1 NCLAT in Chennai. And there, sir, according to a media report, the bench has 1 stenographer who doubles up as PA to the technical member, and the registrar sits in Delhi. Sir, this is a preposterous situation. What I would like to ask the Honourable Minister is, what is she doing, what is the ministry doing about giving some attention to the staffing crisis facing the NCLATs, and in particular for the southern states? Would she be willing to consider a separate NCLAT for a state like Kerala, where our cases are pending for so long, sir? Thank you, Mr. Speaker. Manya Mantri. Sounds very interesting to say I've given a laundry list, but we have done so many reforms, so we need to list it all. And I appeal to the honourable member to read it so that he can differentiate between a typical laundry list and a list of actions taken for reforming the process. Honourable Member Shashi Tharoor should actually differentiate between a laundry list and the list of reforms undertaken by us. So with that said, sir, and with that said, I quite agree with the Honourable Member. Staffing and filling up the vacancies of NCLT and NCLAT is a challenge which we are trying to meet. We are certainly conducting periodically interviews and also advertising for positions and working with the Supreme Court so that we get the right members to appoint them in the various company law tribunals. Yes, it is the truth that there is only one NCLAT, and that is located in Tamil Nadu. I'm sure for now at least, the southern states would find that it is not located in the north and it is in Chennai, and therefore for now at least, NCLAT in Chennai would serve the purpose. However, I do appreciate that we need to have greater number of appellate tribunals, but this is not something which I can just do. Oh, sir, my mic is off. So it's not only the opposition members' mics which are getting off, even mine is off, if that satisfies you. Sir, but my answer is not complete. NCLT, both NCLT and NCLAT appointments are being taken up seriously by all of us. We are trying to fill it speedily. Let me assure the member that filling up these positions are happening with greater sense of urgency. Question number 5, Srimati Aparajita Sarangi. Question number 5, sir. Honorable Mantri ji. सदन के पटल पे रखा गया है श्रीमान.
माननीय सदस्य। Speaker, sir, promoting libraries is crucial for fostering a culture of lifelong learning. National Mission on Libraries was formulated by the central government in 2014. And the main intention of this particular scheme was to enhance the accessibility to knowledge and resources across India. Since 2014, the year in which this scheme was grounded, till today, we would like to know as to what kind of initiatives have been taken by the Government of India, the Ministry of Culture, to raise awareness among the people regarding the benefits of the scheme, and what is the nature of the community engagement and the community outreach. I would request Honorable Minister Culture to enlighten us. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वो निश्चित ही अत्यंत महत्वपूर्ण है और समाज जीवन से जुड़े हुए और व्यक्ति के जो है जीवन में जुड़ी हुई शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि लाइब्रेरी एज पर 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये स्टेट का सब्जेक्ट है और स्टेट का सब्जेक्ट होने के नाते प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को इसके साथ में जोड़ना, लोगों की लाइब्रेरी के साथ में जुड़ाव हो, लोगों का अध्ययन करने की अध्ययनशीलता बढ़े, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जन जागरण करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य सरकारों के साथ में है। भारत सरकार नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरी के माध्यम से राज्यों को उनके इस एफर्ट्स को सप्लीमेंट करने के लिए धनराशि और संसाधन मुहैया कराती है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य और सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि लाइब्रेरीज़ के फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के साथ साथ में राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के माध्यम से विभिन्न लाइब्रेरीज़ को स्टेट्स में ग्रांट सप्लीमेंट करके राज्यों के द्वारा किए गए निवेश के अनुरूप ग्रांट सप्लीमेंट करके वो अपने यहाँ पर लाइब्रेरी एक्सपीरियंस को एनहेंस कर सकें, रीडिंग मटेरियल को बढ़ा सकें, इसके लिए समुचित प्रावधान किए गए। और इसके साथ साथ में नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी सेटअप करके जिस वर्चुअल लाइब्रेरी में हमने लाखों की संख्या में पुस्तकों को उपलब्ध कराया ताकि लोग आज के इस तकनीकी के युग में अधिकतम लोग उसका लाभ उठा सकें। मैं आग्रह करूंगा माननीय सदस्यगण जितने भी यहाँ उपस्थित हैं वो सब अपने क्षेत्र में जिस तरह से लाइब्रेरीज़ को, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज़ को स्ट्रेंथन स्टेट ने किया, भारत सरकार के एफर्ट से किया है, कुछ जगह पर ग्रामीण लाइब्रेरीज़ को भी हमने स्ट्रेंथन किया है, स्टेट लेवल लाइब्रेरीज़ को भी स्ट्रेंथन किया है, उसके बारे में अधिकतम जागरूकता अगर अपने क्षेत्र में बढ़ाने के लिए सहयोग करेंगे तो निश्चित ही उसके माध्यम से हम लाइब्रेरीज़ को कब तक लोगों को पहुंचाने में और अधिक सफलता प्राप्त कर सकेंगे। आप सप्लीमेंट। Known for its rich cultural heritage with diverse traditional systems of knowledge, I would request Honorable Minister Culture to tell us as to how is the National Mission on Libraries helping the preservation and dissemination of traditional systems of knowledge? एक नया मेंबर का प्रश्न आ रहा है इसलिए मैंने उसको पूछा लूं, फिर एक साथ जवाब देना। डॉक्टर राजीव भारद्वाज। आदरणीय मंत्री जी का जो वक्तव्य सुना मैंने, क्वेश्चन नंबर 5। आपको प्रश्न नंबर नहीं बोलना, आपको तो प्रश्न पूछना है। आप तो प्रश्न पूछे हैं, नए मेंबर जो होता है ना उसका प्रश्न होता है, उसको पूछते हैं। मुझे अपने लोकसभा क्षेत्र के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति मंत्री जी के द्वारा राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन के अंतर्गत मेरे लोकसभा क्षेत्र में ये 2 जिलों में विभक्त है, जिला कांगड़ा और चंबा। इसके संदर्भ में मुझे ये पता करना है कि मेरे क्षेत्र में इस लाइब्रेरीज़ कितनी लाइब्रेरीज़ हैं और उनके संदर्भ में कितनी धनराशि उपलब्ध करवाई गई। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है कि हिमाचल प्रदेश के लोकसभा क्षेत्र में स्पेसिफिक लोकसभा क्षेत्र में कितनी लाइब्रेरीज़ हैं और उन पर कितना धनराशि मुहैया कराई गई है। नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरी राज्य में एक लाइब्रेरी और एक डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी को मॉडल लाइब्रेरी बनाने के लिए जो फंड देती है
उसके अतिरिक्त भी जो छोटी लाइब्रेरीज ग्रामीण स्तर पर बनती है, मैं खुशी के साथ में ये कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश जैसे प्रदेश ने, जो इतना छोटा प्रदेश है, उसने अपने रूरल लाइब्रेरीज़ को अपग्रेडेशन के लिए लगभग 800 से ज़्यादा लाइब्रेरीज़ को भारत सरकार ने जो है वो धनराशि मुहैया कराई है। माननीय सदस्य ने जो अपने ज़िले के लिए, अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए जो स्पेसिफिक जानकारी चाहिए, वो स्पेसिफिक जानकारी माननीय सदस्य यदि मेरे कार्यालय से संपर्क करेंगे तो निश्चित रूप से जो है उनको प्रोवाइड किया जाएगा। आप ही दे देना उनको।